हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं है। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। कल हम लोगों ने जो जो पढ़ा था एक बार मुझे बताइए। हाँ जी, बताइए बेटा, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? ये हैंड राइटिंग समझ में आ रही है? हेलो बेटा, हेलो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बताइए? क्या ये कोई रियल फोर्स है? इसका नो एग्जाम्पल मैम। नहीं, ये रियल फोर्स नहीं है। ये हमारे पास क्या होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी घूम रही है, अगर मान लो रोड घुमावदार है, अगर आप घूम रहे हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप बाहर की तरफ फेंके जा रहे हैं। मतलब मान लो अगर आपकी कार ऐसे चलती है तो आप पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है, आप इस तरफ झुकते हैं। अगर आपकी कार ऐसे चल रही है तो आप बाहर की तरफ ऐसे आते हैं। तो ये जो फोर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फर्क क्या होता है? देखो, हमारे आंसर सारे आ जाएंगे, सेंट्रीपिटल से भी आ जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल से भी आ जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि एक सर्कल में कोई चीज अगर मूव कर रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स है जो कि बार बार उसका डायरेक्शन बदलता है ऑब्जेक्ट का, तभी वो आपके पास सर्कल में रहेगा। आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन तो जरूर जरूर चेंज होगा, ठीक है। तो उसपे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है अंदर और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है। तो कोई भी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर अगर बनता है एंड बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो हमारे पास उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल कैसे हम लोग बोलते हैं? ये आपके पास एक स्यूडो फोर्स है, ठीक है। स्यूडो फोर्स आप लोगों ने पढ़ा था। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है जो आपने यहां से बांधा इसको, और इसको आपने सर्कल में ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर एक टेंशन आएगी, इधर ऐसे सर्कल में ये घूम रहा है। तो जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है इसका ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, सपोज आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास एसी होती है, एटी जीरो हो गई। तो एसी आपके पास इनवर्ड आएगी और एफसी का फोर्स भी, एफसी का जो डायरेक्शन होगा वो भी आपके पास टुवर्ड सेंटर होगा। तो जो सूडो फोर्स होता है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हम कैसे दिखाते हैं? अपोजिट टू दिस एक्चुअल एक्सेलरेशन, एसी मल्टीप्लाई बाय में जो ये इसका मास है, एम ए सी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बनता वही है, mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर है? तो जब भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें देख रहा है, मतलब खुद अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। बट अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तब हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स लगा लेते हैं। फॉर्मूले सेम है, आंसर सेम आते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले कौन सा डिस्कस किया था? कॉनिकल पेंडुलम डिस्कस हुआ। दोनों ही तरीकों से कल निकाल के देखा था, किसी को डाउट हो तो मुझे क्लास के बाद पूछ लेना। हम लोगों ने डेथ वेल भी डिस्कस किया था, दोनों ही तरीकों से हमने डेथ वेल भी डिस्कस किया था। टर्निंग ऑन अ रोड भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हमारे पास रेनी सीजन होता है तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह इन सब चीजों के साथ कैसे कैसे आप कितना स्पीड एक गाड़ी का, एक साइकिल का, एक बाइक का रोड पे मुड़ते हुए रख सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हम लोगों ने कल डिस्कस की है, टर्निंग ऑन रोड, ठीक है। तो इनको डिटेल में आप कल वाले नोट्स में पढ़ सकते हो। क्लास रिकॉर्डेड अपडेटेड है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई पढ़ के आया है और कोई समस्या है तो पूछिए बेटा। आगे चले, चलिए फिर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता है एसी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम इंटू में एसी, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला क्या होता था? v²/r, और ये क्या हो जाएगा? mv²/r। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, दो मेथड से करेंगे, पहले लॉन्ग वाले से कर लेते हैं। ये कैसे होएगा आपका? हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे, एक पार्टिकल ले लीजिए जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है। लेट अस सपोज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, लेट अस सपोज पार्टिकल is in circular motion,
ठीक है, इनिशियली मान लीजिए आपका पार्टिकल यहाँ है, तो किसी इस जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे वेलोसिटी का, वो कैसे दिखाते हो आप? ऐसे टेंजेंट से, दिस इज v1। ठीक है, अब आपको पता है सर्कल के अंदर डायरेक्शन तो 100% बदलेगा बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता। तो हम लोग ये पहले ही अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन क्या है आपके पास? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अंदर क्या हो रहा है आपके पास? डायरेक्शन चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड का कोई चेंज नहीं है। डायरेक्शन चेंज है, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हाँ जी, विजिबल है ना आप लोगों को बेटा? हाँ जी, ये बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है क्या लिखा हुआ? यस मैम। एक सेकेंड रुको, एक बार दोबारा से इसको। एक सेकेंड रुकिए बेटा बस, लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, तुम्हारे पास डायरेक्शन चेंज है बट मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड नॉट चेंजिंग। तो डेफिनेट सी बात है, आपके पास एसी तो है बट एटी नहीं है। एटी जीरो है, एटी इज नॉट, एसी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मान लीजिए कुछ टाइम के बाद जो ये पार्टिकल है वो यहां पहुंच गया, तो आप यहां से भी अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे वेलोसिटी का कैसे होगा? इस तरीके से, दिस इज v2। हम रेडियस बना लेते हैं पॉइंट तक का, ये आ गया आपके पास r। ऐसे ही आप यहां भी बना सकते हो, ये भी आपके पास हो गया r, और इनके बीच में एंगल है मान लीजिए सपोज थीटा। ये बात सबको क्लियर है? बोलते जाओ यस और नो। यस मैम। क्लियर है? तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात ये तो हमने देख लिया डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। तो सबसे पहले लिख लीजिए ये चीज कि आपका जो v1 है, v1 वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड और v2 वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। और इसको हम ले लेते हैं किसके बराबर है बेटा? ये v के बराबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपने दो वेक्टर्स लिए है ना, इनको टेल टू टेल जोड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, इसको हम टेल टू टेल कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मान लीजिए ये आपके पास रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस से अगर आप किसी भी पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं और यहाँ टेंजेंट आप ड्रॉ करें तो 90 डिग्री पे होगा, ऐसे ये भी 90 डिग्री पे होगा। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी क्या, कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। ठीक है, सो यहां से हम लोग क्या लेते हैं, ये v1 को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और v2 को टेल से ज्वाइन करते हैं, और ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा। तो ये आप लिख भी सकते हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स ऑफ टू लाइंस, परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस। मतलब दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उन्हीं दो लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। अभी देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, हम इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। v1 से v2 चल रहे हैं ना, तो यहाँ आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है। जैसे ये आपके पास v1 हो गया, ये v2 हो गया, इसको हम मान लेते हैं कितना हो गया ये, लेट्स से ये आपके पास डेल्टा v हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप देख सकते हो यहाँ पर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
मैम वो वाली फिगर कैसे बनी थी? अभी बना देते हैं बेटा। देखिए हमने क्या किया, एक पार्टिकल पहले यहाँ था, इधर आपने क्या किया, v1 वेलोसिटी लिया, इधर आपने v2 वेलोसिटी लिया, ऐसे। ठीक है, ये रेडियस हो गया, और इसको भी आप ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस हो गया। इनके बीच में हम बोल रहे हैं एंगल थीटा है। अभी हमने क्या किया, हमें पता है, देखो रेडियस जो है इसका भी तो पोजीशन वेक्टर बना सकते हो ना। ये आपका ओरिजिन हो गया, 0 0 ले लो, यहां से आपके पास इसका पोजीशन वेक्टर ये r, इसका पोजीशन वेक्टर ये, दो वेक्टर्स हो गए आपके पास। ठीक है, और आपको पता है ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनके बीच में अगर जो एंगल थीटा है तो इन लाइनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है, ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है, यानी दो रेडियस रेडियस जो है इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी यही एंगल होगा। यू कैन एक्सटेंड दिस ऑल्सो, ऐसे आगे करके एक्सटेंड करोगे तो वो सेम एंगल बनता है। और ये प्रॉपर्टी भी है, आप याद रखें कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल आएगा। तो हम इसको कैसे बना लिया हम लोगों ने इसको, ये आपके पास v1 हो गया और ये आपके पास v2 हो गया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया और इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ये आपके पास डेल्टा वी हो गया। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, तीन साइड होती है ट्राइंगल में, जो दो साइड सेम ऑर्डर में है उनका जो एडिशन है दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डर का मतलब क्या है, यहां से देखो एरो इधर पॉइंट कर रहा है, देन एरो आगे पॉइंट कर रहा है, ये ऑर्डर में हो गया, लेकिन ये वाला अपोजिट ऑर्डर में हो गया। यानी डेल्टा वी प्लस में v1 दिस इज इक्वल टू v2, यानी अगर डेल्टा वी निकाले दैट इज इक्वल टू v2 माइनस में v1। ठीक है, अभी देखो क्या करूंगी मैं, एक ट्राइंगल तो मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये v1 v2 हम लोग यहां दिखा लेते हैं। ये हो गया आपके पास v1, ये हो गया आपके पास v2, एंड आपको पता है कि v1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू v। देखो हम ले लेते स्मॉल टाइम की बात, मतलब थोड़े से समय की बात करें तो आपके पास जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये जो चेंज होगा ये तो ठीक है, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो रहेगी। मान लीजिए बहुत थोड़े समय की जब आप बात करते हैं तो दे आर वेरी क्लोज, दीज पॉइंट्स आर हियर, एक आपके पास यहाँ आएगा, एक आपके पास यहाँ आएगा, ऐसे। ठीक है, तो एंगल जो बनता है, जैसे यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डी थीटा हो जाता है, तो इसको हम फॉर स्मॉल टाइम लेंगे, फॉर स्मॉल टाइम, और जो डेल्टा वी है उसको भी हम क्या कर देंगे फॉर स्मॉल टाइम, डी थीटा कर देंगे, सॉरी डी वी कर देंगे। अभी ऐसा ही एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, फॉर स्मॉल टाइम ही हम ड्रॉ करेंगे। एक तो मान लो ये हो गया आपके पास फॉर स्मॉल टाइम, ये हो गया, चलो ये आपके पास v1 है, ये आपके पास v2 है, इनके बीच में एंगल क्या है, डी थीटा। तो जो दो लाइंस के बीच में एंगल, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल होगा, तो सेम ट्राइंगल बनेगा, इसलिए मैंने वो थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाया, हम लेकिन छोटे टाइम के लिए उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी इसी ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे ऐसे, ये डी थीटा है, ये जो लेंथ है इसको भी तो आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं ना, मतलब जो आर्क लेंथ है, और हमारे पास बहुत छोटे समय की बात करें या बहुत छोटे एंगल की बात करें तो ये आप एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपके पास अगर बात करें, ये आपके पास क्या हो जाएगा आर, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा आर, और इनके बीच में इस तरीके से आपने ये ds लिख दिया। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई बताओ। देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा दूर दूर दिखाया आपको कि बना कैसे रही हूं मैं इस चीज को, ये मैंने हटा दिया, चलो ठीक है। पहले मैंने आपको दिखाया कि भाई पहले पार्टिकल इधर था फिर इधर चला गया, मान लो इनिशियली उसका वेलोसिटी v1 है, यहाँ पहुंचते पहुंचते v2 हो गया, एंगल जो ट्रेस किया वो थीटा ट्रेस किया, और जो ट्राइंगल बनता है, जैसे ये आपके पास रेडियस है, ये आपके पास रेडियस है, रेडियस इन वेलोसिटीज के साथ परपेंडिकुलर है, तो जो दोनों रेडियस के बीच में एंगल बनता है वो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनता है, तो एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब उसी चीज को हम छोटे टाइम के लिए बात कर रहे हैं, तो छोटे टाइम के लिए क्या होगा, दूसरे कलर से दिखाते, छोटे टाइम के लिए सपोज आप यही पहुंचे हो, ठीक है, दिस इज योर v1, सेकेंड रुकिए, स्मॉल टाइम के लिए अगर हम बात करें, मान लो यहाँ हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसे आपके पास v1, और यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फॉर स्मॉल टाइम dt, तो ये आपके पास आएगा v2। सिमिलरली सेंटर से आप इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो जो एंगल थीटा बन रहा था अब थीटा ना बन के क्या बनेगा, d थीटा। ट्राइंगल ऐसे ही बनेगा, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है इन दोनों के बीच में
V1 और V2 जो आपके पास यहाँ बन रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एंगल d थीटा ही होगा। और इनका जो चेंज है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ से ऐसे। सिमिलरली अगर आप डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में समझे तो यहाँ से यहाँ इसका आर्क लेंथ भी तो ट्रेवल हुआ है ना, तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, तो रेडियस को भी आप पोजीशन वेक्टर से दिखा सकते हैं, दिस इज आर, दिस इज आर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में वैसे तो आर कैसे होती है, बट जब छोटे टाइम की बात करते हैं तो यू कैन टेक इट एज ए स्ट्रेट लाइन, जब छोटे टाइम की बात कर रहे हैं। अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप समझ गए हो तो फिर इस डेरिवेशन में कुछ नहीं बचा। यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो डी थीटा एंगल 20 डिग्री है, ठीक है, अगर डी थीटा एंगल 20 डिग्री है तो आपके पास ये एंगल और ये एंगल का सम किसके बराबर होगा बताओ। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, अगर एक 20 डिग्री है तो बाकी बचे दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, 160। और आपको पता है क्या कि V1 इक्वल्स टू V2 इज इक्वल टू V है, यानी दिस, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ठीक है। अगर दो साइड ट्राइंगल के बराबर है, उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं ना। अगर दोनों का सम 160 है तो एक एंगल कितने का हो गया, 80 डिग्री का, यानी ये भी 80 और ये भी 80। अब इसकी बात करते हैं, एंगल हम लोगों ने 20 डिग्री लिया, यहाँ पर भी एंगल कितना है, 20 डिग्री ही है। ये एंगल और ये एंगल भी दोबारा क्या हो जाएगा, 80। क्या आपके तीनों एंगल सेम नहीं है? तो आप लिख सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स और ये सब पढ़े ना, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह, सिमिलैरिटी वगैरह 9th 10th में। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये वाली साइड V बाय में जो ये वाला साइड है DV, दिस इज इक्वल टू, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो R बाय में DS, ठीक है। नाउ V डिवाइड this equation by dt on both sides, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, V, ये आया आपके पास dV, ये आया dt, दिस इज इक्वल टू R बाय में ds इंटू dt। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। तो इसको ऐसे कर लो, देखो ऐसे नहीं, इससे एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, देखो ऐसे कर लो। हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सिमिलैरिटी, मतलब बन उससे भी जाएगा, थोड़ा रीशफलिंग करनी पड़ेगी। आप इसको ऐसे कर लो, dv बाय v दिस इज इक्वल टू ds बाय r। सिमिलैरिटी से हम कोई भी साइड उठा सकते हैं ना, तो dv बाय v इज इक्वल टू ds बाय r कर लो। अब dt से डिवाइड कर लो बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या बनता है, dv बाय dt, यहाँ v, दिस इज इक्वल टू ds बाय dt, और यहाँ आपके पास आएगा r, ठीक है। अब मुझे बताओ कि dv बाय dt क्या होता है, व्हाट इज dv बाय dt, एक्सेलरेशन मैम। बाय में v, दिस इज इक्वल टू ds बाय dt क्या होता है, v बाय में r। तो यहां से आपके पास a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r आ गया। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये कैसे पता लगेगा, पहले ही असम्पशन ले लिया कि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, तो ये कौन सी एक्सेलरेशन हो गई, अगर एक्सेलरेशन है और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन की वजह से ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, AC, दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई बात थोड़ी बहुत समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। अब इसके अंदर डायरेक्शन का भी एक चक्कर होता है कि मैम डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस कैसे बोल रहे हो आप। चलो देख लेते हैं ये भी। मान लो यही आपके पास सर्कुलर मोशन है और आपका जो पार्टिकल है वो, अगर मैं देखूं यहाँ पर डायरेक्शन देखूं वेलोसिटी की, तो किधर होगी बेटा, ऐसे होगी, टेंजेंट। ये देखिए यहां से हम लोगों ने ये ऐसे कर दिया, ये वेलोसिटी हो गया और ये सेंटर हो गया। हम बोलते हैं कि भाई जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स होता है, टुवर्ड सेंटर होता है, AC। अब देखो एक्सेलरेशन जो है रेडियस के अलोंग है, ये वेलोसिटी, तो एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री। अगर इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आप वेलोसिटी के अलोंग लेते हैं तो कितना बनता है, AC cos 90 डिग्री, तो ये किसके बराबर होता है,
0। हमने क्या अजम्पशन लिया था कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। अगर इस एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट अलोंग दिस वेलोसिटी आता तो मैग्नीट्यूड बदल जाता है ना। एक्सेलरेशन से क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, Velocity. चेंज इन मैग्नीट्यूड हो जाता। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है हम इनवर्ड लेते हैं। अब देखो इसका कोई भी कंपोनेंट कहीं पर भी सर्कुलर मोशन पे आप कहीं पर भी इसका कंपोनेंट लेते हैं अलोंग वेलोसिटी तो वो 0 बनता है। यानी कि ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए जिम्मेदार है, एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है। आई बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है ये चीज? ये डायरेक्शन का रीजन है बेटा कि ऐसे क्यों लिया गया है, ताकि उसका जो कंपोनेंट है अलोंग वेलोसिटी वो 0 हो। क्योंकि हमारे पास, हमने पहले ही बोल दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड तो बदल ही नहीं रहा, और आपने सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल दिया। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा है जो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, ये डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? Yes, ma'am. ओके। सो एक छोटा सा मेथड है ये, तो चलो लॉन्ग मेथड अगर कभी आप लोगों के पेपर में आता है तो छोटा सा मेथड क्या है वो देखो। आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है इन सर्कुलर मोशन। मान लो ये आपके पास v है, ये आपके पास r है, ठीक है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा। कैसे दिखाते हो आप, आउटवर्ड, जिधर आपका मोशन है उधर फिंगर्स कर्ल करो, आउटवर्ड आता है। तो यहां से v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा स्केलर फॉर्म है। हमारी जो वेलोसिटी होती है परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है 2 रेडियस। हमारा यहाँ पर भी एक अजम्पशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज है। तो अगर मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज हो रहा, दिस इज योर स्केलर फॉर्म, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट हो गया ना। अगर ये कांस्टेंट हो गया, रेडियस तो चेंज होता नहीं, स्केलर फॉर्म है ना, दिस इज स्केलर फॉर्म। तो इसमें आपके पास ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता, तो ये भी तो कांस्टेंट हो गया। यानी v नहीं बदल रहा तो ओमेगा भी नहीं बदल रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ दी साइड्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या बनेगा, dv बाई dt दिस इज इक्वल टू dr बाई dt, क्योंकि आपके पास ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा, dr बाई dt v होता है। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज की वजह से है। अब आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर। तो v बाय आर इंटू में v, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय में r। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को एज इट इज रखे, v की वैल्यू पुट कर दे आर ओमेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना तो बहुत ही इजी है, मास मल्टीप्लाई बाय में दिस एसी, mv स्क्वायर बाय आर, या mr ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ। इसमें कोई डाउट तो बताओ, बोलिए बेटा। तो ये सबसे छोटा मेथड है, सीधा v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, एंड अगर आपके पास v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, dv बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा dr बाय dt। क्लियर है ये चीज सबको? dr बाय dt को v पुट कर दिया, v को आर ओमेगा पुट कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड। ये आपको होमवर्क में दिया था, बताइए फर्स्ट का आंसर क्या है, विवेक बताइए बेटा। A block of mass m moves with speed v against a smooth, fixed, vertical circular groove of radius r kept on smooth horizontal surface। जहां जहां स्मूथ है इसका मतलब फ्रिक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, सरफेस कांटेक्ट में जहां है वहां पर क्या लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं। दो तरह के नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर। एक तो जिस ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा या नहीं करेगा, mg, और ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है।
तो नॉर्मल फर्स्ट जो पार्ट है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द ब्लॉक किसके बराबर है? n इक्वल्स टू mg। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वर्टिकल वॉल ऑन द ब्लॉक। अभी वो वॉल के साथ साथ ऐसे घूम रहा है, तो वॉल के साथ भी टच में है ना, ठीक है, वॉल को भी तो पुश करेगा, कोई चीज वॉल के साथ लग के घूम रही है तो इट इज पुशिंग द वॉल इनवर्ड्स, तो मतलब उसका वहां पर भी आपके पास क्या होता है, इस तरफ जो है फोर्स लगता है। एक अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से देखें, अगर इस ब्लॉक के ऊपर बैठे हो तो आपको लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये ब्लॉक बाहर की तरफ जा रहा है। अगर आप बाहर से देखते हैं तो आपको लग रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये सर्कल में घूम रहा है, इट मींस देयर इज सम नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यानी कि यहां पर आपके पास क्या आएगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। यही आपके पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये ब्लॉक इस पे पुश करता है और वॉल ब्लॉक को पुश करती है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन ये क्या है? कोई भी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि यहाँ पर जो n है वो किसके बराबर हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय में r, और m r ओमेगा स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होता है? इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी, अगर क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। चलो फिर अगला मुझे आंसर बताओ करके। ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल ऑफ रेडियस r। मान लो ये आपके पास टर्न टेबल है, मतलब ये टेबल जो है ये ऐसे घूम सकती है और इस पे ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया मास m का, उसका जो रेडियस है वो r है। अगर आप यहाँ से देखें या किधर भी रेडियस दिखा सकते हो, विच इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये ओमेगा से घूम रहा है जो टेबल है, अबाउट इट्स एक्सिस। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। देखो दोनों तरीके से देख सकते हो आप इसको। सेंट्रीपिटल से देखो सबसे पहले तो। अब जो ब्लॉक है वो सर्कल में घूम रहा है ना, एज पे रखा है, वो सर्कल में घूम रहा है। अब उसको सर्कल में घुमा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो है अंदर। कौन सा फोर्स है वो? फ्रिक्शन का फोर्स है, क्योंकि इस ब्लॉक का टेंडेंसी है बाहर फेंकने का, ये बाहर की तरफ खिसकेगा जब आप उसको घुमाएंगे तो। जैसे हम गाड़ी मोड़ रहे हैं, हमारे पे एक फोर्स लगता है, वैसे इस पे भी एक फोर्स लगता है, तो इसका टेंडेंसी बाहर जाने का। तो अंदर की तरफ जिधर आपके पास रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करना होता है फ्रिक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अंदर की डायरेक्शन में, ऐसे। एंड यही फोर्स जिम्मेदार है किसके लिए? उसके सर्कुलर मोशन के लिए। जो भी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है वही आपके पास क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल है, F इक्वल्स टू m, रेडियस कितना है? r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से घूम रहे हो। अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूगल से देखते तो भी प्रॉब्लम नहीं। सेंट्रीफ्यूगल से आपको पता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हो, यहां बैठ जाओ, ठीक है। अभी जैसे इन्होंने बोल दिया कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा क्या? मतलब कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्या? देखो यहाँ पर 80 जरूर जीरो हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन की वजह से चेंज होता है वो वेरिएबल है, वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी इसको कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और इस पे एक, अब ये बाहर की तरफ, ये जो फोर्स है बाहर की तरफ लेके जा रहा है, तो अंदर की तरफ इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम, ना बाहर जा रहा ना अंदर जा रहा, तो आप अगेन mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू f पुट करोगे या mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू f करोगे, आंसर सेम आएगा। क्लियर है ये चीज सबको? चलिए फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग ट्राई करो। आप लोगों ने, मैंने 2 बार आप लोगों को होमवर्क दिया बेटा, अभी भी आपने ट्राई नहीं किया। 3 मिनट्स है, मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि कितना x की वैल्यू आएगी। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। हाँ जी दीक्षा बेटा, बताइए इसका आंसर।
मैम स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। क्वेश्चन ट्राई किया करो, नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। सबसे पहले बात ये बताओ मुझे, जब कोई चीज घूमेगी, मान लो स्ट्रिंग होता है और आप कोई चीज उससे बांध के उसको सर्कल में घुमा रहे हो, तो स्ट्रिंग ढीला ढाला होता है, खिंचा हुआ होता है? खिंचा हुआ होता है ना, ढीले में तो आपके पास सर्कल बनेगा ही नहीं। उसी तरीके से अगर स्प्रिंग है, उसका भी एक्सटेंशन होगा, वो जितना खिंच सकता होगा वो खिंचेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास है, a block of mass m is tied to spring of spring constant k, natural length इसका l है। अभी मान लो इनिशियली इसका लेंथ l है and at the other end of spring is fixed at o। अच्छा, एक एंड फिक्स कर दिया, एक पे ब्लॉक बांध दिया। इफ द ब्लॉक मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो क्या होगा देखिए, मान लो ये आपके पास स्प्रिंग था, यहाँ ब्लॉक था, अब आपने इसको घुमाना शुरू किया तो कुछ फोर्सेस पिक्चर में आए, ये थोड़ा सा खुल जाएगा, मान लीजिए ये खुल के यहां आ गया। इसका नेचुरल लेंथ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा दिस इज एक्स, ठीक है। दिस इज, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वजह से क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, px, डायरेक्शन किधर होती है, अपोजिट टू दी एक्सपेंशन। अगर मान लो कंप्रेस होता तो दूसरी तरफ आ जाता, और उसको खोला गया है तो उसके दूसरी तरफ आ रहा है, मतलब खोला गया तो आपके पास इधर आ रहा है, अगर कंप्रेस होता तो बाहर की तरफ होता। तो आपके पास ये होता है स्प्रिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको घुमा दिया, मान लीजिए ये अब रोटेट कर रहा है, इसका जो नेचुरल लेंथ था वो कितना था बेटा, ये था आपके पास l, ये आपके पास हो गया x, तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा अब मेरे पास सर्कुलर मोशन के लिए, l प्लस में x। अब ये घूम रहा है, इसको घुमाने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या है, ये स्प्रिंग फोर्स ही तो है ना, राइट। Yes, ये तो ma'am. आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, यानी कि kx किसके बराबर होगा, m, जो भी आपका रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का, दैट इज इक्वल टू l प्लस में x m r ओमेगा स्क्वायर, यही बनेगा। अब इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, kx इक्वल्स टू m l ओमेगा स्क्वायर प्लस में m x ओमेगा स्क्वायर, x को इकट्ठा कर लेते, ये आपके पास क्या हो जाएगा, k माइनस में m ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m l ओमेगा स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू आ गई m l ओमेगा स्क्वायर बाय में k माइनस में m ओमेगा स्क्वायर। पूछा क्या है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास बन रहा है अंदर, जो फोर्स उस स्प्रिंग के अंदर पूरे पे, वही तो टेंशन है। यानी आपके पास टेंशन क्या है, kx ही टेंशन है, ठीक है। तो आपके पास टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, kx, दिस इज इक्वल टू k इंटू में m l ओमेगा स्क्वायर बाय में k माइनस में m ओमेगा स्क्वायर। इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछो। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, बैठ जाओ उस ब्लॉक के ऊपर, उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगेगा ना बाहर की तरफ, यू आर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जो कि उसको खींचेगा बाहर की तरफ। कहां तक खींचता है वो, जब तक कि वो अंदर वाले रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर नहीं हो जाता। तब ये जो ब्लॉक है एक जगह, मतलब एक लेंथ ले लेगा l प्लस में x, ठीक है। बाहर जो फोर्स है और जो अंदर फोर्स है उसके बराबर होगा। बाहर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल पिक्चर से देखें तो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, आर अगेन क्या आपके पास l प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर, एम एल प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर, और अंदर फोर्स कितना बन रहा है के एक्स। आई बात समझ में सबको, आंसर सेम आएगा, किसी से ही कर लो, क्लियर है, बोलिए। अगर क्लियर है बेटा थम्स अप कीजिए प्लीज। ओके चलिए ये बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A spring breaks under a load of 50 kg. A mass of 1 kg is attached to one end of the spring 10 meter long and is rotated in horizontal circle.
Calculate the greatest number of revolutions that the mass can make in 1 second without breaking the string. पिक्चर थोड़ा क्लियर कर देती हूँ सो दैट आप लोग ट्राई कर सको. क्या बोल रहा है, मान लो ये स्ट्रिंग है और ये आपने मास अटैच कर दिया. मास कितना है, 1 kg अटैच किया है. ठीक है, ये स्ट्रिंग का लेंथ आपको दे दिया कितना है, 10 मीटर. तो स्टार्टिंग में तो ये बोला कि स्ट्रिंग टूट जाएगा अगर इस पे लोड जो है 50 kg हो जाएगा. ठीक है, लोड इसके ऊपर अगर 50 kg, लोड मतलब जो इस पे वेट लग रहा होगा वो अगर 50 kg है, मतलब लोड मतलब क्या, आपके पास जो नीचे की तरफ वेट लगेगा. मास कितना दे दिया, 50 kg मल्टीप्लाई बाय में g. ठीक है, दैट इज वेट जो इस पे लगेगा. तो यहां से आपके पास अगर टेंशन मैक्सिमम की बात करें तो कितना बेयर कर सकता है, 50 इंटू में g यानी कि 500 न्यूटन. ये बात सबको समझ में आई. स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर अ लोड ऑफ 50 kg. मतलब इनिशियली आपने 5 kg लगाया, स्ट्रिंग नहीं टूटेगा. धीरे धीरे आप वेट जो मास है वो बढ़ाते जा रहे हो तो उस पर लगने वाला जो वेट है वो बढ़ता है ना, ड्यू टू ग्रेविटी उस पर एक फोर्स लग रहा है. तो वो कब तक बेयर कर पाएगा. मान लो आपने 50 kg लगा दिया, 50 kg के ऊपर आपने अगर पॉइंट में भी बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा. तो जितना वेट नीचे लगाया, टेंशन किधर आता है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, और तो आपके पास इसमें फोर्स किधर आएगा, अवे फ्रॉम इट. और नीचे आपका एक फोर्स है. जब ये दोनों आपके पास क्या हो रहा है, ये बराबर आएंगे क्योंकि इसका मोशन ऊपर नीचे कहीं नहीं हो रहा. और ये मैक्सिमम कितना वेट बेयर कर सकता है, 500 न्यूटन. जैसे ही आप लगाओगे उससे ऊपर थोड़ा सा करते ही वो टूट जाएगा. तो टी मैक्सिमम का एक कंडीशन आ गया 500 न्यूटन. अब इसने बोला कि कैलकुलेट, नहीं आगे कहां थे हम, अटैच टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग एंड इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल. ये तो एक कंडीशन दे दिया. उसके बाद बोला कि 1 kg इस पे अटैच करके क्या किया, उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मान लो ऐसे आपने इसको रोटेट कर दिया तो आपका जो ये स्ट्रिंग है विद मास ऐसे सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा होगा. ये जो लेंथ, ये 10 है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज थीटा एंगल बनाया है, ये भी इधर 10 ही होगा, लेंथ तो सेम ही रहेगा. ठीक है, ये मान लो आपके पास क्या हो गया, रेडियस हो गया इस सर्कुलर पाथ का. क्लियर है ये चीज सबको. अभी जो टेंशन आती है स्ट्रिंग के अंदर जब आप उसको घुमा रहे हैं तो एक तो ऐसे आएगी टी. अब उसकी कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग. एक इधर आएगा टी कोस थीटा और एक इधर आएगा अंदर की तरफ टी साइन थीटा. ये आएगा आपके पास टी साइन थीटा. ठीक है, अब मुझे बता दो कौन सा फोर्स इसको घुमा रहा है सर्कल में, टी कोस थीटा या टी साइन थीटा. नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन कौन सा है, टी कोस थीटा की टी साइन थीटा. टी साइन थीटा. टी साइन थीटा, राइट. तो टी साइन थीटा ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर. आर मान लो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है. ठीक है, सर्कल का रेडियस एम आर ओमेगा स्क्वायर. अभी देखो यहां से हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे. हमको क्या चाहिए, कैलकुलेट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दैट द मास कैन मेक इन 1 सेकेंड विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग. कितने रिवोल्यूशंस वो 1 सेकेंड में कर सकता है. नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी. आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी. और फॉर्मूले में देखो क्या आता है, ओमेगा. ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में एक संबंध है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है. एक रिलेशनशिप है इसमें, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ. ठीक है, तो यहां तक पहुंचना है. अभी देखो यहां पर एक तो मुझे साइन थीटा उड़ाना है क्योंकि मेरे पास थीटा की वैल्यू नहीं है. ओके, मेरे पास लेंथ की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू नहीं है. यानी जो स्ट्रिंग का लेंथ है उसकी वैल्यू तो है 10 मीटर, मास भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास एक तो थीटा नहीं है और एक स्मॉल आर नहीं है. तो मैं क्या करती हूँ, ये जो ट्राइंगल है इसको ही देख लेते हैं हम लोग. ये आपके पास एल है, ये जो लेंथ है, ये एंगल थीटा बनाना है. तो ये लेंथ कितनी होगी, एल कोस थीटा. और ये लेंथ कितनी होगी, एल साइन थीटा. यही तो आर के बराबर है. मतलब ये जो वेक्टर है इसको ब्रेक कर लिया आपने, एल कोस थीटा एल साइन थीटा. सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टी साइन थीटा. दिस इज इक्वल टू एम एल साइन थीटा इंटू में ओमेगा स्क्वायर.
साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एल ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका टेंशन ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास तो फिक्स है, लेंथ फिक्स है, ठीक है। उसने पूछा है कि कितने रिवोल्यूशंस पर सेकंड कर सकता है स्ट्रिंग, की वो टूटे नहीं विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। तो टूटने वाला जो कंडीशन है वो ही ले लेते हैं कि जब आपके पास टी मैक्सिमम है तब हमारे पास ओमेगा कितना है, ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है। यहां से ओमेगा मैक्सिमम निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, टी बाय में एम एल का अंडर रूट। टेंशन कितना दे रखा है आपको, मैक्सिमम टेंशन अभी निकाला हम लोगों ने 500, डिवाइडेड बाय में मास कितना है 1, लेंथ कितना है 10, ये इससे कट गया और ये अंडर रूट, यानी अंडर रूट 50 आ गया, ठीक है। अब बस छोटा सा पार्ट रह गया, यहां से इसके बाद यहां आ रहे हैं हम लोग, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा मैक्सिमम हम लोगों ने निकाला, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ मैक्सिमम होगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो यहां से एफ मैक्सिमम कितना निकल जाएगा, एफ मैक्सिमम ओमेगा बाय में 2 पाई, ओमेगा मैक्सिमम बाय में 2 पाई, तो ओमेगा मैक्सिमम क्या है, अंडर रूट 50 बाय में 2 पाई। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, कि इतना फ्रीक्वेंसी, इतने रिवोल्यूशंस पर सेकंड अगर वो करता है तब तक तो वो नहीं टूटेगा, इसके बाद वो टूट जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको, ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए अगर पेपर में आए तो। क्लियर है कि नहीं, कुछ भी डाउट है तो पूछो बेटा, अगर क्लियर है तो फिर थम्स अप कीजिए। हाँ जी, बाकी बच्चे समझ में आया नहीं आया, चले आगे फिर। यस मैम। ओके चलिए फिर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पहले वाले टॉपिक से, इवन जो आपकी फर्स्ट क्लास थी ना, जिसमें हम लोगों ने एक सर्कुलर मोशन के लिए रिलेशनशिप निकाला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और हमने बताया फॉर सर्कुलर इट इज स्पेशल केस, इन जनरल अगर आपको निकालना हो ओमेगा तो आप कौन सा कंपोनेंट लेते हैं वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर बाय में r, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी भी आपके पास रिलेटिव होती है, कोई भी वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती इन जनरल, जो आपकी लीनियर वेलोसिटीज हैं उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी रिलेटिव होती है। एंगुलर वेलोसिटी आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकती है जहां पर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विद टाइम, डी थीटा बाई डी टी, जहां पर भी हो रहा है। मान लीजिए आप कोई भी कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनिशियली वो किसी एक पोजीशन पे, फिर आप दूसरी पे देख रहे हो, तो इट ट्रेस्ड सम एंगल इन सम टाइम, तो वहां पर आप उसको अलग अलग पॉइंट्स पे उसका क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। बट ओमेगा के लिए कंडीशन ये है कि आपको, जैसे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर ये है और मान लो आपकी कार यहाँ है, तो इनको ज्वाइन करते हैं, ये तो होता है आर, इस आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है वेलोसिटी का। मान लो ये जो कार है, ये आपके पास कार है जो मूव कर रही है, तो इस कार का अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, पहले तो इनको ज्वाइन करेंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर इस कार का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है हमको वो उठाना होता है, ठीक है। तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए with respect to O, this is equal to linear velocity of A with respect to, but कौन सी, परपेंडिकुलर वाले लेनी है, डिवाइडेड बाय में R, इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है R, और इसी के परपेंडिकुलर लेनी होती है। तो आपके पास यहाँ पर कौन सी लाइन ज्वाइन करेंगे, ये वाली, यहाँ निकालना है ना हमको, तो ये डिस्टेंस चाहिए हमको, कितना होगा ये अगर D है, ये अगर D है तो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2D हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2D, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो दिस, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस में दिस स्क्वायर, यानी 2D स्क्वायर के बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2D, ठीक है। अब बात चाहिए हमको V परपेंडिकुलर, क्या आपके पास ये जो लाइन ज्वाइन करा, ये जो V आपको दे रखा है, क्या ये परपेंडिकुलर है लाइन ज्वाइन के, जो हमने लाइन ज्वाइनिंग करी, क्या इसके परपेंडिकुलर है ये वेलोसिटी का कंपोनेंट, नहीं है। तो हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, अब देखो परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर देखिए कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा इस तरह, यहाँ पर ये 90 है, ये D है, ये D है, तो ये दोनों एंगल 45 के ही होंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, एक 90 है तो 45 होने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 45 हो गया,
और ये 90 पे है, तो ये कितना हो जाएगा 45। अब इस v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा v cos 45 डिग्री। ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब हम निकाल रहे हैं ए पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा v cos 45 कितना हो जाएगा v बाई रूट 2 डिवाइडेड बाय में r कितना आया था रूट 2 d। आंसर कितना हो गया v बाय में 2d। याद आ गया ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे? बोलिए बेटा। ईशा याद आया कि नहीं आया? चलिए फिर एक क्वेश्चन कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। पार्टिकल ए एंड बी मूव विथ कांस्टेंट एंड इक्वल स्पीड्स इन अ सर्कल एज शोन। कांस्टेंट एंड इक्वल स्पीड से चल रहा है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब निकालना क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, आपको विद रिस्पेक्ट टू ओ दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू ओ ये लिख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा एंगुलर लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, किसके किसके परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग दिस ए एंड ओ। तो ये आपके पास आर सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स होता है, तो रेडियस ही हो गया आर ही हो गया। और बी ए ओ परपेंडिकुलर क्या होगा ये v, ये रेडियस के परपेंडिकुलर ही है ना, तो हम ऐसे ही रख सकते हैं v बाई आर। ये आपके पास दे रखा है कितना है ये ओमेगा के बराबर है, यानी ये जो चीज है ये ओमेगा है। ठीक है, अब निकालना क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये आप कैसे निकालेंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय में लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट ये टोटल डायमीटर बन गया ना, दिस इज इक्वल टू 2r पहली बात। अब VAB परपेंडिकुलर क्या है, मतलब आप कहां से निकाल रहे हो इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हो और ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ये जो लाइन ज्वाइन करोगे इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपको लेनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों ही पॉइंट्स पर वेलोसिटी है, ये भी मूव कर रहा है पॉइंट और ये भी मूव, ए वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है बी वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है। तो यहां से आप लोग कैसे करेंगे VAB क्या होता है VA माइनस में VB। तो VA क्या है V माइनस में VB। अब VB का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। सो आप यहां पर क्या करेंगे नेगेटिव, अगर आप इस डायरेक्शन को V ले रहे हो तो ये डायरेक्शन आपके पास क्या है माइनस V है एक्चुअली में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी प्लस में V आ जाएगा, यानी कि 2V। ये आपके पास क्या हो गया 2V बाय में 2R। दिस इज इक्वल टू V बाय R एंड V बाय R हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना है ओमेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास ओमेगा। इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताइए। रिलेटिव वेलोसिटी जब आपके वो दोनों अपोजिट की तरफ चल रहे हैं, मतलब एक ऐसे चल रहा है एक ऐसे चल रहा है, तो वो ऐड होती है। सेम डायरेक्शन में चलते तो सब्ट्रैक्ट होती है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? हाँ जी प्रिया बोलिए बेटा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए, और नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है। ओके चलिए फिर एक और कीजिए। ये आप लोग मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। यस बोलिए बेटा। चलिए ये आप लोग ट्राई कीजिए, आपके पास 2 मिनट है। A particle is moving with constant speed in a circle as shown. Find the angular velocity of particle A with respect to fixed point B and C. पहले B पे निकालना है, यानी पहले आपको निकालना है A with respect to B, यानी आपको लेना पड़ेगा A with respect to B a perpendicular component and line joining them. A और B को लाइन ज्वाइन करना, वो 2R हो गया। ठीक है, आपको निकालना है क्या VAB। अब ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पर कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, जैसे पहले वाले केस में दोनों तरफ मूवमेंट था। यहाँ पर क्या आपके पास सिर्फ एक पार्टिकल ये मोशन में और ये आपके पास फिक्स पॉइंट है। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर दे तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो आपके पास क्या आ गया V बाय में 2R।
यानी कि आपके पास क्या हो गया, ओमेगा बाई में 2। ओमेगा बाई 2 क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज c। क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ते देखो। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कल एज शोन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट बी एंड सी, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा। विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए पार्टिकल का, ये आपके पास ओरिजिन हो गया, ये आर हो गया, ये वी से चल रहा था। तो अगर यहां से देखें तो आपका सीधा ही वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ही तो बनता है, ये सर्कुलर मोशन है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी परपेंडिकुलर बाय में आर, तो परपेंडिकुलर ही है वी बाय में आर, तो इसलिए मैंने वी बाय आर को यहाँ पर क्या पुट कर दिया, ओमेगा। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू सी, ए का विद रिस्पेक्ट टू सी, दिस इज इक्वल टू वी ए सी, इसका परपेंडिकुलर लीजिए डिवाइडेड बाय में। अब हाँ, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पॉइंट है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो यहां से टोटल डिस्टेंस ए पॉइंट का कितना है बेटा, 3r, ये आ जाएगा 3r। और वी ए सी, ए पॉइंट पर, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां से आपने ज्वाइन कर दिया, इस जो लाइन जो आपने ज्वाइन करी है सी और ए पॉइंट पर, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना, अगर ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, यानी v बाय में 3r, दिस इज इक्वल टू ओमेगा बाय में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आंसर है। आई बात समझ में कुछ, बोलिए। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई, विवेक समझ में आया बेटा? यस मैम। एंड और कौन है, ईशा, महक, समझ में आया? चलो फिर ये बता दो मुझे, इसका आंसर निकाल दो, जनरल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर with uniform speed, completing the circle in 4 seconds. Find the magnitude of its acceleration. Solve कीजिए। क्या तो मैम आप टाइम दे रहे हो, पर हम करते नहीं। कीजिए इसको सॉल्व। Particle is moving in circle of radius 10 centimeter with uniform speed, completing the circle in 4 seconds. देखो स्पीड की जब बात आती है, यानी v की बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये v की बात कर रहे हैं। तो जो v है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड आपके पास v है, यानी डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है, उसका सरकमफ्रेंस है ना। पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, कंप्लीटिंग द सर्कल, मतलब एक ही बार उसने घूमा है, कितना होगा डिस्टेंस, 2 पाई आर बाय में टाइम। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय में टाइम 4 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, सो आएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आप निकाल सकते हो, देखो पहली बात तो यूनिफॉर्म स्पीड है, मैग्नीट्यूड बदल ही नहीं रहा, डायरेक्शन बदल रही है, कौन सा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल। दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय में आर, तो वी स्क्वायर यानी 5 पाई का स्क्वायर 25 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर कितना है 10, 5 2 जा 5 5 जा, तो 5 पाई स्क्वायर बाय में 2, 5 बाय 2 क्या होगा 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन पूछा होता तो डायरेक्शन किधर होती इसकी, एक्सेलरेशन का तो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो मैग्नीट्यूड जो चेंज नहीं हो रहा वो तो आपके पास क्या है, वेलोसिटी जो सर्कल के हर पॉइंट पर टेंजेंशियली ड्रॉ करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, लेकिन डायरेक्शन बदलता है सर्कल में। तो एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ना, वो वैल्यू आपके पास क्या है 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो
जैसे हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, तो उस केस में हमारे पास तीन इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास तीन इक्वेशंस बनती हैं मेजर। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस में एटी, तो v की जगह आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये फाइनल, ये इनिशियल, ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और ये हो गया टाइम t, तो एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एस स्क्वायर, s की जगह क्या आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट t प्लस हाफ, a की जगह अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, तो v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा। अगर आप इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से अल्फा निकाल के इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन भी बनता है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा प्लस में ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू में टी। सॉल्व करके देखना क्या करना, यहां से अल्फा निकालना, इसमें पुट करना। ठीक है, अच्छा, एक डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का भी एक फॉर्मूला होता था, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस में ए बाई टू एस एन माइनस वन, तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? अब देखो विद मैम कॉन्स, एक बार फिर से बता दो। अच्छा देखो, इनको आपको बेटा कंपेयर करना है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और ये इक्वेशन तभी वैलिड थी जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब सर्कल में चल रही है चीजें, तो v की जगह आपको लेना है बेटा ओमेगा, u की जगह आप लेते हैं ओमेगा नॉट, क्योंकि जैसे वहां वेलोसिटी होती थी, यहाँ क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब इनिशियल फाइनल के लिए आपने ओमेगा और ओमेगा नॉट कर लिया, ये v होती है फाइनल वेलोसिटी, उसकी जगह ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह ओमेगा नॉट। जैसे वहां एक्सेलरेशन होता है, यहाँ आपके पास क्या होता है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज कचरा, सबको? आलू का बोरा, अगोड़ा। महक बेटा आपका माइक ऑन था, थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, चलिए, ऐसे ही आपके पास क्या, ये एक फॉर्मूला होता था एस एन, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है u प्लस में a बाई टू इंटू में एस एन माइनस में एस एन माइनस वन, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस वन सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, ये एक फॉर्मूला होता है, तो s की जगह यहाँ पर क्या होता है थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्लियर है सबको ये चीज? अब अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो हमारे पास अल्फा जीरो हो जाता है, क्योंकि अल्फा होता है आपके पास डी ओमेगा बाय में डी टी। इफ योर ओमेगा इज कांस्टेंट देन अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो ये छोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर मेरे को बताओगे आप ग्रुप के ऊपर। ठीक है, फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, देन इट इज स्विच्ड ऑफ, इट टेक्स 5 मिनट्स टू स्टॉप, स्टॉप होने में 5 मिनट्स है, यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू जीरो हो गया। ओमेगा नॉट आपको दे रखा है 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप्स, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन उसने कितने बनाए हैं रुकने से पहले। एक तो सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, ये आपका सवाल है। टाइम आपको दे रखा है रुकने का कितना है 5 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कर लेंगे, 5 इंटू में 60 सेकंड्स। ये आपका बस हिंट है। एंगुलर रिटार्डेशन मतलब एक्चुअली आप अल्फा निकालोगे, अल्फा नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में मतलब है रिटार्डेशन, डिक्रीज हो रहा है। होता क्या है आपके पास, ये आपके पास होता क्या है अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। अब एंगुलर वेलोसिटी घट रही होगी ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपके पास क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, ये क्लास एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
उसके बाद सर्कल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बस एक बैंकिंग वाला लेक्चर रह गया है, वो फिर वर्टिकल के बाद ही करेंगे। ठीक है, अभी सारा सर्कल पड़ा है तो पहले सर्कल ही कंप्लीट करेंगे। और मैंने इसका ये न्यूमेरिकल सेशन भी थोड़ा ले लिया है, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जब तक इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। और अब आप जितने मैक्सिमम ट्राई कर सकते हो बेटा ट्राई करो, और कुछ दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, यस मैम। समझ में आ रहा है या नहीं ये बताओ, बोलते तो हो नहीं तुम लोग।